जो तमाम राज्य घाटे में चल रहे हैं वह कितने घाटे में आएंगे यह तो दूर की बात है। जब कैश ही नहीं आएगा तो सरकार चलेगी कैसे, यह कोई नहीं जानता है। यह इस देश की इकोनॉमी है। इस देश की इकोनॉमी का बेसिक आधार यही है। यानी दुनिया भर में देश में अगर पेट्रोल से कमाई और शराब से होने वाली कमाई सत्ता के हाथों में जाने से रोक दी जाए तो यह देश ढहढहाकर गिर जाएगा। इस देश की अर्थव्यवस्था यूं भी अंदर से कंगाल हो चली है, लेकिन जितनी एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती है पेट्रोल डीजल के ऊपर और शराब पिला पिलाकर या शराब के प्रचार प्रसार के जरिए जितनी बड़ी तादाद में शराब इस दौर में बेची जा रही है और उससे जो कमाई हो रही है, अगर उसे भी रोक दीजिएगा तो यकीन जानिए इस देश के भीतर में 40% अर्थव्यवस्था गायब हो जाएगी। यानी पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी और शराब पर मिलने वाली अबकारी टैक्स जो लगता है उसको आप माइनस कर दीजिए, तब यह देश कैसे चलेगा। इस देश में सरकारी कर्मचारियों को भी वेतन देने के लाले पड़ जाएंगे। इस देश में सत्ता जिस रईसी में रहती है वह भी उसकी रईसी काफूर हो जाएगी। आप इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला पाएंगे तो क्या इस देश के भीतर में पेट्रोल डीजल की कमाई और ज्यादा सरकार के पास आती रहे और जनता पर और ज्यादा बोझ पड़ता चला जाए। इस दिशा में सरकार बढ़ती चली जा रही है और जो पॉलिसी सरकार ने शराब को लेकर बनाई है उसके जरिए भी जो कमाई होती है वह भी लगातार टारगेट दर टारगेट अलग अलग राज्यों का बढ़ते चला जा रहा है। उसमें दिल्ली भी अछूता नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में तो इस देश के बारे में सोचिए और जरा कल्पना शुरू कीजिए 2013-14 में जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे, उस वक्त ही अगर वह इस देश के प्रधानमंत्री हो गए होते और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत $107 प्रति बैरल थी, $107 प्रति बैरल उस वक्त अगर थी और तब आज की तुलना में उस वक्त आपको पेट्रोल की कीमत जो मिलती वह 188 रुपए प्रति लीटर मिलती, जो डीजल मिलता 169 रुपए प्रति लीटर मिलता, क्योंकि मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $83 प्रति बैरल है क्रूड ऑयल और तब हमें औसतन जब निकालते हैं तो 109 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर यह 121 रुपए तक पहुंच गया। बालाघाट में मध्य प्रदेश के इलाके में वहां पर यह 121 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है, 110 के पार वहां डीजल हो गया है। लेकिन यह कल्पना के परे है कि जब $83 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है तब हमें 109 रुपए औसत इस देश में पेट्रोल मिल रहा है और जब $107 प्रति बैरल था तब हमें पेट्रोल 71 रुपए मिल रहा था। उस वक्त डीजल की कीमत 57 रुपए प्रति लीटर थी और आज की तारीख में यह 97 रुपीस प्रति लीटर डीजल है। तो क्या अर्थव्यवस्था चलाने मौजूदा सत्ता को नहीं आती है और यही उसके पास कमाई है और इसी कमाई के आश्रय यह देश चल रहा है। दिवाली का मौका इस देश के लोगों का दिवाला निकल चुका है, क्योंकि लगभग जो खाने पीने के सामान हैं उन सामानों में जो वृद्धि हुई है वह 15 से 200% तक की वृद्धि 2013-14 से 2021 तक के बीच में हो गई। ऐसा भी नहीं है कि इस देश में आय बढ़ गई। आय भारत की इस दौर में कम हो गई, प्रति व्यक्ति आय कम हो गई, वह बांग्लादेश के भी नीचे जा चुकी है। लेकिन जरा कीमतों की बढ़ोतरी के एक एनालिसिस को समझिए जो आज के दिन ऐलान किया गया कि जो कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर है उसमें 265 रुपए बढ़ा दिए गए। यानी 265 रुपए में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर एक मुश्त बढ़ा दिया गया। आपको जानकर हैरत होगी, नेपाल और भूटान जो पड़ोसी देश हैं वहां पर जो कॉमर्शियल सिलेंडर गैस है वह तकरीबन 600 रुपए में मिलता है, लेकिन भारत के भीतर उसकी कीमत आज की तारीख में 265 बढ़ने के बाद 2000 रुपए पार कर गई। जो घरेलू गैस है 2013-14 में चले जाइएगा तो 400-410 रुपए का मिलता था, आज की तारीख में यह 950 रुपए औसत पहुंच गया है। इस देश के भीतर में अगर कॉमर्शियल सिलेंडर गैस की कीमत बढ़ गई, घरेलू गैस की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, तो क्या दूसरी तरफ कोई कमाई हो रही है या नहीं हो रही है? आपको जान के हैरत होगी कि इस देश में जो वह तबका है जो मिडिल क्लास से नीचे लोअर मिडिल क्लास में आता है वह कम से कम दुपहिया वाहन खरीदा करता था।
बीते 10 साल में सबसे कम दुपहिया वाहन इसलिए खरीदे गए क्योंकि सरकार ने अपने ही आंकड़ों में बताया इस देश के भीतर में जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला तबका है उसकी कमाई कम हो गई है। और कमाई इतनी कम हो गई है कि वह कुछ नहीं ले सकता है। अगर राष्ट्रीय तौर पर इस चीज को परखें तो इस देश के भीतर में जो कमाई हो रही थी अभी तक उस कमाई में इतनी कमी आई है कि लगभग ई श्रम पोर्टल एक भारत सरकार का है, उसमें जो डाटा बेस इन्होंने बनाया है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो श्रमिक काम करते हैं उनका डाटा बनाया जाए, वहां पर तकरीबन 5,70,00,000 इस देश के श्रमिकों ने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया है। नौकरी उनके पास है या नहीं है यह एक अलग मसला है जो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जानकारी मिली कि इस 5,70,00,000 में से लगभग 92% यानी 5,24,40,000 इनकी मैक्सिमम कमाई प्रतिदिन की 333 रुपए है और मिनिमम कमाई 80 रुपए है। यानी महीने के 2,500 से 10,000 के बीच में यह तकरीबन 5,70,00,000 लोगों का जीवन चलता है। अब यहां पर सवाल था कि हमने चूंकि दोपहिया वाहन का जिक्र किया, आप कल्पना कीजिए कि पिछले बरस दोपहिया वाहनों की कीमतों में घटते घटते लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस देश के भीतर में सिर्फ 60 लाख दोपहिया वाहन बिक पाए। जो दोपहिया वाहन 2014 में भी 70 लाख बिकते थे वह भी कम हो गए। हालांकि इस बीच में 1 करोड़ तक बिकने की स्थिति आई थी, लेकिन वह भी कम हो गई। यानी अब दोपहिया वाहन भी खरीद पाने की स्थिति में इस देश का वह तबका नहीं है जो मेहनत मजदूरी करने के लिए गांव में रहता है या छोटे शहरों में रहता है और दोपहिया वाहनों से आवाजाही शुरू करता है। साइकिल पीछे छूट गई थी यह माना जा रहा था, तो अर्थव्यवस्था ऐसे डामाडोल हुई है। अब दोबारा लौटिए इस देश की उस अर्थव्यवस्था को लेकर जिसमें इस बात का जिक्र होते रहा कि इस देश में जीएसटी के जरिए सारी चीजें अनुकूल हो जाएंगी। जीएसटी आया, लगभग उसका बजट इस बार में बताया गया 6,30,00,000 रुपए की वसूली होगी। यह वसूली भी नहीं हो पा रही है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी बात है कि जो पेट्रोल की कमाई है वो सबसे ऊपर है। सवाल यह है कि वो कौन से अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जिनके दौर में पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी जो आखिरी वक्त में जब उनकी सत्ता जा रही थी वह ले रहे थे लगभग 72,000 करोड़ रुपया एक साल में एक्साइज ड्यूटी। वह पिछले बरस भारत में बढ़ते बढ़ते 3,98,000 करोड़ पहुंच गया और इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से सितंबर तक 1,71,000 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। जो रेंज माना जा रहा है इस बार वो 4 लाख करोड़ पार कर जाएगा। यह है एक्साइज ड्यूटी का खेल और यह है भारत सरकार की कमाई का हिस्सा। और इस दौर में जब हमने परखना शुरू किया कि आखिर कितनी कमाई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए तो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तक के महीने में इन्होंने कितना पैसा कर लिया होगा, तो आप यह भी सोचिए कि लगभग 17,25,000 करोड़ यह पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी की कमाई है इन 7.5 सालों में। आखिरी कमाई जो डाटा सरकार ने जारी किया, आरबीआई के जरिए जारी हुआ, वह 1,71,000 करोड़ का है अप्रैल से सितंबर तक का इस फाइनेंशियल ईयर का। इससे पहले के अगर 7 सालों में देखेंगे तो 15,77,378 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूली गई। जो पेट्रोल चलाते हैं हम ही आप हैं, वो कोई दूसरा नहीं है। और पेट्रोल जिस सड़क पे दौड़ती है ना, पेट्रोल की गाड़ी या डीजल की गाड़ी, उसके लिए भी सरकार अपने तौर पर एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स वसूलती है। कभी सेस कहती है, कभी टैक्स करती है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो टैक्स है। वह भी तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए जनता से ही वसूला जाता है। यानी कमाई इस दौर में बंद हो गई क्योंकि जैसे ही हम आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिनके पास काम नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, असंगठित क्षेत्र में है, उनके बारे में सरकारी डाटा जो निकल कर आया, जो ई श्रम पोर्टल है उसके जरिए इस जानकारी में निकल कर आया कि सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के मजदूर, उसके बाद उड़ीसा के मजदूर, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मजदूर, ये 3 टॉप मोस्ट राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और इनकी मैक्सिमम आय महीने की 10,000 है, मैक्सिमम, बहुत कम लोगों की है।
फिर भी मान लीजिए 10,000 रुपए वो महीने में कमाते हैं, लेकिन सबसे कम तो 2,500 रुपए कमाते हैं, ये हमने जानकारी दी। दूसरा बड़ा सवाल ये था कि इनमें से सरकार बार बार कहती है कि हमने आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, लेकिन यह भी समझना होगा उन्हीं अकाउंट में पैसा जाता है जो आधार से लिंक हो, उसके अलावे पैसा नहीं जाता है। और उसके जरिए जो एसबीआई ने डाटा दिया उसमें जानकारी दी कि बैंक अकाउंट तो तकरीबन 4 करोड़ 60 लाख लोगों का खुला हुआ है, लेकिन इस 4 करोड़ 60 लाख में से 1 करोड़ 11 लाख ही ऐसे हैं जो आधार से लिंकअप है। इसके अलावे बाकियों के पास पैसा नहीं जाएगा। जो सरकार योला ऐलान करते रहती है वो नहीं जाता है, क्योंकि एसबीआई का ही जब ये डाटा बताता, और इतना ही नहीं, उसके जरिए ये साफ तौर पर निकल कर आया कि 55% असंगठित क्षेत्र का मजदूर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन से लगभग 13%, रजिस्ट्रेशन कराने वालों में लगभग 74 लाख ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, उनको काम चाहिए, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते थे वो काम नहीं हो पा रहा है। अब सवाल है, जब कुछ हो नहीं पा रहा, इस देश की इकोनॉमी नहीं चल पा रही है, इसी तरीके से ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, रेस्तरां है, रिटेल सेक्टर है, होलसेल ट्रेड है, मंडी है, इन तमाम जगहों पर कम्युनिकेशन है, होटल है, ट्रांसपोर्ट, इन तमाम जगहों पर चीजें ध्वस्त हैं। अब सरकार की कमाई कैसे हो, तो सरकार ने इसके लिए एक तरफ डीजल पेट्रोल का हिस्सा जो हमने आपको बताया, इसमें यह भी समझिए कि राज्य सरकार भी कमाती, हमारा उससे इनकार नहीं है, लेकिन यह भी समझना होगा कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई केंद्र में, उस वक्त राज्य सरकार कमा रही थी हर साल 1,37,157 करोड़, जो बढ़ते बढ़ते 2 लाख करोड़ तक आया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त कमा रही थी 99,000 करोड़, जो बढ़ते बढ़ते 4 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यह है पेट्रोल डीजल का खेल, और इसके जरिए सरकार कमाती है। यह तो इसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा देखिए, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शराब का हिस्सा है, और शराब के हिस्से का एक सच यह है कि इस देश के भीतर में टारगेट धीरे धीरे शराब बेचने का बढ़ाया जा रहा है। हम इसमें एक खास तौर पर उदाहरण आपको दिल्ली का देंगे, लेकिन पूरे देश के भीतर जब झांकिएगा कि आखिर कितनी कमाई शराब के जरिए होती है, तो जो टारगेट है वो 3 लाख करोड़ का इस बार तय कर लिया गया है। 21-22 में तमाम राज्यों की परिस्थितियों को मिलाइएगा तो 3 लाख करोड़ रुपया कमा लेंगे। ठीक वैसे ही है जैसे दिल्ली सरकार पिछली बार 6,300 करोड़ रुपए तक कमा पाई, इस बार वो 10,000 करोड़ तक पहुंच गई। उसने वो टारगेट ले लिया, और टारगेट उसने अचीव भी कर लिया, क्योंकि उसने नई आबकारी नीति बना दी। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल यह है कि तमाम राज्यों की इकोनॉमी अगर पूरे देश में देखें तो औसतन 12 से 15% हर राज्य की राजस्व की कमाई इसी शराब को बेचकर होती है। कुछ राज्यों में यह 20% से ज्यादा चला जाता है। मसलन उत्तर प्रदेश में यह तकरीबन 21% चला जाएगा, कर्नाटक में 20% चला जाएगा, मध्य प्रदेश में 20% चला जाएगा, पश्चिम बंगाल में 17% चला जाएगा। रेवेन्यू का हिस्सा इतना बड़ा शराब की कमाई से ही होगा। अब आप सोचिए, इस देश में अगर गुजरात और बिहार की तर्ज पर शराबबंदी हो जाए तो एक झटके में 20% राजस्व की कमी आ जाएगी। जो तमाम राज्य घाटे में चल रहे हैं वह कितने घाटे में आएंगे ये तो दूर की बात है। जब कैश ही नहीं आएगा तो सरकार चलेगी कैसे, यह कोई नहीं जानता है। यह सवाल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई शराब बेच के कमाई होती है। उसका हम एक हिस्सा आपको बतलाते हैं, क्योंकि अलग अलग बरस में जब हम देखना शुरू करेंगे तो जो भी नया मुख्यमंत्री आता है किसी भी राज्य में, वह शराब की कमाई पर और ज्यादा आश्रित हो जाता है। यह पूरे देश का हिस्सा है और नई नई पॉलिसीज को बनाता है। और इसमें टारगेट लेकर अगर 2014 से आप चलना शुरू करें तो एक वक्त कमाई जो थी वह लगभग 60-70 हजार करोड़ से ज्यादा कमाई नहीं होती थी शराब के जरिए पूरे देश में। लेकिन अब वो कमाई बढ़ते बढ़ते 2,68,000 करोड़ पार कर गई, और इसका टारगेट 3.25 लाख करोड़ तक का मान के चल रहे हैं कि 2022 के बाद इतनी कमाई होने लगेगी। यह इस देश की इकोनॉमी है। इस देश की इकोनॉमी का बेसिक आधार यही है। यानी दुनिया भर में कोई ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा जहां पे शराब और पेट्रोल पर इतना ज्यादा वसूल सरकारें करती हो, और सरकार अपने मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को, इस देश में इंडस्ट्री को, इस देश में प्रोडक्ट चलाने को लेकर, उस प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर कमाने की परिस्थितियां, ये सारी चीजें ध्वस्त हो गई। और जो हम आपसे जिक्र कर रहे हैं ना, खाने पीने के सामान से लेकर जिंदगी की रोजमर्रा की चीजें, उसमें इन 7 वर्षों में इजाफा लगभग 25% से 200% तक का हुआ है। चाहे वो
तेल हो खाने का, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, कोई भी चीज ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, अंडा ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए, सब चीजों में बढ़ोतरी होती चली गई। और यह बढ़ोतरी होते होते मेडिसिन में भी आ गई, वहां पर भी उसकी कीमतें बढ़ने लगी। तब हमने इसका उपाय निकाला कि जरा परखें इस देश के भीतर में हेल्थ सर्विस पर सरकार शराब पिलाने की परिस्थिति में आ गई है, लेकिन क्या वाकई हेल्थ सर्विस पर कोई पैसा वो खर्च करती है? जितनी कमाई इस देश में हेल्थ सेक्टर पे करनी चाहिए, जो कमाने के बाद जितनी कमाई शराब बेचकर होती है, उससे कम पैसा हेल्थ पर खर्च किया जाता है। यहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री इसलिए महान हैं कि वह शराब ज्यादा से ज्यादा बेचकर, कमाई ज्यादा से ज्यादा खर्च करके उतना पैसा ही वह बजट में हेल्थ सिस्टम को दे देते हैं। यानी एक तरफ शराब की दुकान खोलेंगे और दूसरी तरफ मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। अब आपको जानकर हैरत होगी, 17 तारीख को इस देश दिल्ली के भीतर में 449 और शराब की दुकानें खुल जाएंगी। ये शराब की दुकानें 17 नवंबर से जो खुलेगी, 849 दुकानें पर शराब की बिक्री, जो टेंडर जारी हो चुके हैं, लोगों ने खरीद लिए हैं, दुकानें तैयार हो रही है, 17 नवंबर से खुल जाएगी। यानी सरकार ने टारगेट लिया कि हर वार्ड में 3 शराब की दुकान होनी चाहिए। दिल्ली के हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, दिल्ली के हर वार्ड में 3 शराब की दुकान होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि उसने 496 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, टारगेट 750 का है, लेकिन यहां पर शराब बेचने का टारगेट 849 दुकानों का पूरा हो गया है और उसी के हिसाब से आने वाले वक्त में वो टारगेट 1000 को पार कर जाएगा अगले साल की आबकारी नीति के तहत। यानी पीने पिलाने को लेकर मस्त है और दवाई और इलाज के लिए उसी लिहाज से मोहल्ला क्लिनिक खोलने की सोच सरकार में आ गई। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन इस देश के भीतर में उत्तर प्रदेश, जो कि शराब से कमा लेता है 31-32 हजार करोड़ रुपए, उसका हेल्थ बजट इतना नहीं जाता है, वो आधे से भी कम होता है। कर्नाटक कमा लेता है 20,000 करोड़ रुपया शराब बेचकर, उससे जो उसको अपने राजस्व की कमाई होती है, इतना पैसा हेल्थ पर वो नहीं देता है। महाराष्ट्र सरकार 17,477 करोड़ रुपया, यह कमाई ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र की अपनी इकोनॉमी इंडस्ट्री पे चलती है, क्योंकि वह वहां के जो रेवेन्यू सिस्टम में आता है वो सिर्फ 8.3% का ही लाभ उसको शराब के जरिए होता है। बाकी जगहों पर एवरेज पूरे देश का निकालिएगा तो 12 से 15% है। यानी इस लिहाज से अगर हम देखना समझना शुरू करें तो दिल्ली के भीतर की कमाई सरकार को इस बरस 2020-21 में 10,000 करोड़ की कमाई राजस्व के जरिए इस शराब को बेचने को लेकर, और दूसरी तरफ हेल्थ को लेकर जो बजट है वह भी सबसे ज्यादा इस बार तकरीबन 9,000 करोड़ का है। तो कुछ पैसा इधर से उधर दे दिया। यह देश ऐसे चलता है, पहले बीमार कर दो और फिर इलाज का रास्ता खोजेंगे। लेकिन कुछ राज्यों में तो वह भी नहीं है, बीमार करते चले जाओ, क्योंकि सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है कि कमाई कैसे हो। और जब इन परिस्थितियों में इस देश के भीतर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पैरेलल में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर उसको भी हम देखना शुरू करें तो भी आप इस परिस्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे कि क्या वाकई लोगों के पास इस दीपावली के मौके पर कोई कमाई है, या बाजार में रोशन इसलिए मसला नहीं है कि कोरोना है और सरकार की बंदिशें कहीं इसलिए तो नहीं है कि लोग इस चकाचौंध को देखने के आदी हो गए थे इससे पहले। इस बार देखेंगे कि सन्नाटा छाया हुआ है, जेब में पैसा नहीं है, खरीद फरोख्त कैसे करें। लेकिन सरकार की रईसी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसकी कमाई होती चली जानी चाहिए। जो केंद्र सरकार का हेल्थ का बजट है वह भी इस बार का 73,932 करोड़ का है, लेकिन जो कमाई सरकार की है इस धंधे से, जो पेट्रोल डीजल और शराब का है, वह इससे लगभग दोनों को जब मिला दीजिएगा तो वह दुगुना तिगुना चौगुना 5 गुना 6 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था शराब पर टिकी हो, जिस देश की अर्थव्यवस्था उस कमाई पर टिकी हो जो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी वसूलने वाली हो, और इस देश के भीतर में टैक्स लेने की परिस्थिति में सरकार सबसे ज्यादा आ रही हो, क्योंकि इस देश में जो इनकम टैक्स की वसूली है वो चंद लोग चाहे देते हो, बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन उसके जरिए भी जो सरकार वसूली करती है उस वसूली की भी तादाद लगभग 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा की है।
यानी जो हम आपसे जिक्र कर रहे हैं ना इस दौर में, जीएसटी का, सामान खरीदने पर ही जीएसटी देना पड़ता है, वह भी कमाई, सेल्स टैक्स का, लीकर टैक्स का, इनकम टैक्स का, कॉरपोरेशन टैक्स का, जब आप सारी चीजों को जोड़ेंगे तो आप जानकर हैरत हो जाएंगे और आप सोचने लगेंगे इस देश में काम क्या हो रहा है। इस देश में यही वो पैसा है जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, यही वो पैसा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के पास जाता है, यही वो पैसा है जिससे सुप्रीम कोर्ट चलती है और यही वो पैसा है जिससे पार्लियामेंट चलती है, यही वो पैसा है जिससे प्रधानमंत्री 9000 के विमान को बनवा सकते हैं और उस पर उड़ान भर सकते हैं, यही वो पैसा है जिसके जरिए आगे पीछे इस देश के भीतर में गाड़ियों का काफिला चलता है मंत्री जब निकलता है तो, और यही वो पैसा है जो इस देश की पुलिस सर्विस पर भी पैसा खर्च किया जाता है और वही पुलिस उसी नेता मंत्री की सिक्योरिटी में लगी रहती है जो मंत्री संतरी आज की तादाद में इस देश की अर्थव्यवस्था को ना तो समझ पा रहा है और इस देश में पीने पिलाने और किसी भी तरीके से पेट्रोल डीजल के खर्च को लोग ज्यादा से ज्यादा कर पाए। इस स्थिति में इस देश को कैसे लाया जाए, तो इस देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं डेवलप किया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया। यह मानकर चला गया कि बहुत छोटा तबका है, जिसके पास पैसा होगा तो वह निजी गाड़ी रखे, हम उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते हैं। गजब की परिस्थिति है इस देश के भीतर में। तो आखिरी सवाल इस देश के रहनुमाओं से यही कर लिया जाए कि क्या वाकई सुरापान इस देश में अगर रुक जाए, लोगों की आवाजाही के लिए कोई ऐसा सिस्टम सरकार बना दे जो वाकई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मातहत चल रहा हो, तो यह देश कैसे चलेगा? इस देश की यूनिवर्सिटीज कैसे चलेगी? इस देश के अस्पताल कैसे चलेंगे? इस देश के तमाम सरकारी कर्मचारी जो अब भी इस रईसी में रहते हैं कि हमें तो परमानेंट नौकरी है, और जो पेंशनधारी है वह भी समझ लें, वो कैसे होगा अगर 40% इकोनॉमी सिकुड़ जाए? मौजूदा वक्त के आंकड़े बतलाते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लगभग 20% इकोनॉमी सिकुड़ी हुई है, क्योंकि हम डेवलप कर पाने की स्थिति में नहीं है। जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है उसमें भी लगभग 8% की सिकुड़न है, जो कोर सेक्टर है। यानी अर्थव्यवस्था चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन देश हमारे पास, हमारे कब्जे में रहे, इसके लिए हम खूब खर्च करना जानते हैं और सब कुछ लुटाकर बहुत कुछ लूटना, और उस लूट के जरिए इस देश की राजनीतिक ताकत बने रहना ही इस देश में दीपावली का पहला मंत्र है। बाकी जनता सोचे उसे क्या करना है। निराश ना हो, शराब मिलेगी, निराश ना हो, पेट्रोल डीजल आप भरा पाने की स्थिति में आ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।